हेलो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर नंबर 4 जो 12th में है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आपको इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती है डिफरेंट लोकेशन पे, और डिफरेंट मीन्स के आप एप्लीकेशन यूज़ करके एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करोगे इस वाले चैप्टर में। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ ना, वो एक नीट के रिस्पेक्ट में मैं बताना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे बहुत सारे डेरिवेशन नहीं करवाने वाला हूँ। बट मेरा जब एनसीईआरटी का जो वीडियो बनेगा तब मैं सभी फॉर्मूला डिप में डेरिवेशन करवाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एक दो फॉर्मूला में डिप में डेरिवेशन करवाता हूँ। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट किया था वो एक ओस्टेड नाम का साइंटिस्ट था। कि भाई उसने क्या किया था, उसने मीन्स के कोई एक उसके पास एक सर्किट थी ऐसी, उसके पास कोई यहाँ पे एक सर्किट अवेलेबल थी, एक कंडक्टर तार मीन्स के उसने एक बैटरी के साथ में ऐसा यहाँ पे कनेक्शन करवाया था, और बीच में उसने ऐसा यहाँ पे एक स्विच रख दिया था। ठीक है, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल अवेलेबल थी, उसके टेबल पे एक ऐसी मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे ऐसी थी। ठीक है, देन आफ्टर वो जैसे ही यहाँ पे ऐसे एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर का एक सिंपल तार ही है, जैसे ही यहाँ पे स्विच में इसके स्टार्ट होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे स्विच क्लोज करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट ऐसे यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ख्याल आया। और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, बट आपकी इलेक्ट्रिक करंट एक पॉजिटिव टू नेगेटिव तरफ जाती है। तो उसने देखा कि भाई इसमें से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स के चार्ज का मूवमेंट हुआ, यहाँ से चार्ज का मूवमेंट हुआ, चार्ज के पास यहाँ पे वेलोसिटी आई, इसमें कोई चार्ज एलिमेंट था, उसके साथ यहाँ पे एक वेलोसिटी आई, तो मीन्स के वो फ्लो होना स्टार्ट हो गया। अगर चार्ज के पास जो वेलोसिटी होती है, चार्ज के पास जो वेलोसिटी होती है, तो उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वो कैसे फाइंड आउट हुआ कि भाई यहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल थी वो डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो गई, ऐसे और ऐसे डिफ्लेक्शन करने लगी। ठीक है, अगर ये मैग्नेटिक नीडल है तो मैग्नेटिक नीडल कब डिफ्लेक्शन होती है, जब उसकी अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट आता है, तब जब उसकी अराउंड कोई एक मैग्नेटिक इफेक्ट आता है तब वो एक इसके नीडल हमारी रिफ्लेक्शन होनी स्टार्ट होती है। तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करवाते हैं कोई भी कंडक्टर में से, क्या लाया, कोई भी कंडक्टर में से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करवाते हैं तब हमारी मैग्नेटिक नीडल है वो एक डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट करती है। ऐसा किसने फाइंड आउट करके बताया, भाई ओस्टेड नाम का साइंटिस्ट था, उसने ऐसा बताया। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई, ओस्टेड लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ओस्टेड नाम का जो साइंटिस्ट था उसने ऐसा फाइंड आउट किया था, हम उसको ओस्टेड एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। उसने क्या फाइंड आउट करके हमको बताया, भाई कोई भी हमारे करंट एलिमेंट हो तो इसमें से हम करंट पास हो करवाएंगे तो उसकी अराउंड मीन्स के ऐसे उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट से यहाँ पे हमारी मैग्नेटिक नीडल मीन्स के डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो गई। तो उसने ओनली फॉर ऐसा ही बताया कि भाई हमारा जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो है एक मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। वो क्या है, एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल होना चाहिए और उसके साथ एक वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर हमारे पास मूविंग चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं है तो उसकी अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती नहीं है। एक स्टेशनरी चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जब हमारा चार्ज एक मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाएगा तब उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो हम ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, तो कॉन्सेप्ट में मीन्स के थियरिटिकल जो है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए, हम ओस्टेड से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, द ओस्टेड फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज एस्टैब्लिश्ड अराउंड द करंट्स इज कैरिंग कंडक्टर इज जस्ट हैज इट्स अकर्स अराउंड द मैग्नेट्स। ठीक है, हमने जैसे कि सर्किट में मैंने आपको बताया कि भाई हमारा जो मीन्स का करंट पास आउट होगा तो वो हमारी मैग्नेटिक नीडल यहाँ पे डिफ्लेक्शन बताना स्टार्ट हो गई। क्यों मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन बताएगी, क्योंकि उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, देन आफ्टर सेकेंड हमारा लॉ है कि भाई बियो सार्वट लॉ। तो बियो सार्वट लॉ, बियो नाम का एक साइंटिस्ट था और उसने बताया कि भाई ओस्टेड ने फाइंड आउट किया हुआ है कि भाई उसकी अराउंड मीन्स का हमारे कोई भी एक सर्किट में से हम इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करवाएंगे तो उसकी अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट प्रोड्यूस होता है।
बट वो मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी कितनी होती है भाई, वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है तो वो किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है। क्या है, उसके लिए उसने एक इक्वेशन बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने एक क्वांटिटी का इक्वेशन बनाया। तो जो क्वांटिटी का इक्वेशन बनाया तो वो एक कूलम्स लॉ को, जो हमारा कूलम्स लॉ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, उसको बेस मान के, उसको एक बेस मान के उसने ऐसा बनाया। ठीक है, ओके। तो उसका जो इक्वेशन निकला वो ऐसे निकला कि भाई डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल। वो जो आई डी एल है तो आइडियल इज करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है, वो आइडियल होना चाहिए। आइडियल से हमारा मीन्स के सोर्स ऑफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं प्रोड्यूस हो सकती। ठीक है, तो म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और इनटू यहाँ पे यूनिट कैप आर कैप। आप ऐसे भी यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, देखिए कि भाई बीओ सर्वन लॉ का जो इक्वेशन था डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। बट हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हमको नहीं रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए हम यहाँ पे एक यूनिट कैप आर कैप भी लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमको जो इक्वेशन मिला वो इक्वेशन हमारा एक मीन्स के एक मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन निकला था। ठीक है, वो एक यूनिट कैप आर कैप लगाने से वो एक क्या हो गया भाई, एक मीन्स के हमारा वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने लगी। और दूसरा इक्वेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे डी भी आएगा। चला है आपने, देखो यहाँ से आपने कोई ऐसा कंडक्टर आपने चूज किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें से हमने कोई भी एक करंट की डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट कर देनी है कि भाई सपोज के करंट हमारा ऐसा जा रहा है, ये हमारा करंट की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं। हमने ऐसा यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी लेंथ DL थी, इसमें से करंट आई जा रही तो उसको हम बोलेंगे आइडियल, उसको हम बोल सकते हैं भाई करंट कैरिंग एलिमेंट। देन आफ्टर हमको फाइंड आउट करना है एक P पॉइंट पे, हमारा यहाँ पे है एक P पॉइंट। तो P पॉइंट पे हमको क्या फाइंड आउट करना है भाई, P पॉइंट पे हमको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए मैं आइडियल से लेके P पॉइंट तक जो स्टार मीन्स के जो लाइन है वो मैं ऐसे में ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, और हम उसको बोलते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा आइडियल, तो आइडियल यहाँ पे जा रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पे, तो ए वाली एंगल, दिस एंगल इज नोन एज ए थीटा एंगल। तो वो थीटा एंगल कौन सी बनी, देखो ये थीटा एंगल मीन्स के आपकी करंट ऐसी जा रही है, तो यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ कैसे निकलेगी, ये P पॉइंट पे। तो आपको ये फाइंड आउट करने के लिए आपको एक ऐसा मीन्स के राइट हैंड रूल्स आपको यूज़ करना पड़ेगा। आपको जो थंब है, आपका थंब एक करंट के डायरेक्शन में रखना है, जैसे आपने करंट के डायरेक्शन में रखा। देन पर आपकी फिगर एक पॉइंट पे यहाँ पे है, तो आप देखिए कि आपकी फिगर इनसाइड गोइंग टू पेपर जा रही है। तो यहाँ पे आपके मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल होता है वो क्रॉस होता है। ठीक है, यहाँ पर सपोज कि आपका यहाँ पे कोई एक P पॉइंट Q अवेलेबल है, तो आपका थंब यहाँ पे ऐसे रखना है और ऐसे कर करके आपको ऐसे निकालनी है आपकी फिगर। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आपकी फिगर एक आउटसाइड हो रही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इफेक्ट का जो इंडिकेटर होगा F डॉट होगा। ठीक है, क्योंकि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड निकल रही है। ओके, तो ये जो मीन्स के यहाँ पे क्रॉस फैक्टर लग रहा है ना, तो क्रॉस से आप ऐसा भी इक्वेशन बना सकते हो कि भाई डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो साइन थीटा एंगल आएगा, इस एंगल्स बिटवीन द आइडियल एंड आर का भी एंगल होता है। अगर आपने सपोज के पॉइंट P आपने यहाँ पे रखा है, आपने पॉइंट P यहाँ पे रखा है, तो आपका एंगल कितना होगा, देखो यहाँ पे आपने आइडियल कंसिडर किया, तो देखो ये R और आइडियल के बीच का जो एंगल हुआ, एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 हुआ। तो यहाँ पे आपको कोई मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट मिलने वाला नहीं है। ख्याल आया, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट 0 आएगा, क्योंकि साइन 0 इज इक्वल टू होता है 0। ठीक है, ओके। तो वो जो म्यू नॉट के बारे में बातचीत करेंगे, भाई म्यू नॉट हमारी क्या होती है, म्यू नॉट हमारी एक परमीएबिलिटी होती है। व्हाट इज द म्यू नॉट, म्यू नॉट इज परमीएबिलिटी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो म्यू नॉट की वैल्यू होती है, वो म्यू नॉट की वैल्यू आपको याद रखनी है कि भाई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 म्यू नॉट की वैल्यू फाइंड आउट हुई। ठीक है, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड बी का जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला यूनिट्स। ठीक है, दिस इज अ यूनिट ऑफ बी इज इक्वल टू टेस्ला हम लिख सकते हैं। ओके, तो हम म्यू नॉट का यूनिट बना सकते हैं। म्यू नॉट का यूनिट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई,
क्या म्यू नॉट को हमको सब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, तो हम म्यू नॉट को सब्जेक्टिव बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन निकलेगा dB इंटू 4πr² अपॉन IDL, ठीक है। ओके, तो dB मीन्स के मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, 4π तक कोई यूनिट नहीं होता है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं। देन आफ्टर करंट एम्पियर होती है। देन आफ्टर DL मीन्स के लेंथ, आप यहाँ पे मीटर लिख सकते हो। तो यहाँ पे मीटर और यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू नॉट का यूनिट फाइंड आउट हो गया टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ठीक है। देन आफ्टर आप उसका डायमेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हो। डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए आपको लाइट ऑफ स्पीड का इक्वेशन ऐसा था कि म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आती है। लाइट ऑफ स्पीड की इक्वेशन C=1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये एप्सिलॉन नॉट हमारी आगे के चैप्टर में आ गई, हमारी फर्स्ट चैप्टर में। दिस इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हमको क्या करना है कि भाई हमको म्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं क्या करता हूँ, तो बहुत साइड स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। तो C² 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, ये तो आपकी स्पीड है ना, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आपको निकालना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं देखिए, हमारा फोर्स का इक्वेशन होता था F = 1/4πε0 Q² R², मीन्स के Q1 Q2 अपॉन R², मैंने दोनों चार्ज सेम ही ले लिया, ठीक है। देन आफ्टर इसमें से आप एप्सिलॉन नॉट का सब्जेक्टिव बना दो, तो आपका इक्वेशन निकलेगा F × 4πr² अपॉन Q², ठीक है। तो F का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है भाई, m1 L1 T⁻², F = ms आप निकाल सकते हो, A = एक्सेलरेशन, ठीक है। और यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स के यहाँ पे आएगा L का स्क्वायर। देन आफ्टर ये चार्ज, तो चार्ज Q = आप क्या लिख सकते हो, IT, क्योंकि I = Q/T, सो दैट Q = IT। ओके, तो I इज एम्पियर एंड T = टाइम। तो यहाँ पे आपका Q² है ना, तो आप यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। ओके, देन आफ्टर वो मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया। देखो एप्सिलॉन नॉट को आपको सब्जेक्टिव बनाना, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे आएगा। तो एप्सिलॉन नॉट = आपका इक्वेशन ऐसे होगा कि Q² F 4πr², ठीक है। देखिए कि भाई Q² का क्या आएगा, Q² का आएगा 80, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो A²T² और अपॉन यहाँ पे m1 L1 T⁻² और L2, ऐसे आपका इक्वेशन निकलेगा। ओके, देन आफ्टर उसको आपको इन्वर्स कर देना है ना, तो मीटर का हो जाएगा -1, यहाँ पे L1 और L2 है तो L⁻³ हो जाएगा, और ये ऊपर आ जाएगा तो T⁻4 होगा। तो यहाँ पे T⁻4 और A का स्क्वायर, ऐसे आपको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकला। दिस इज एप्सिलॉन नॉट डायमेंशन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप म्यू नॉट को सब्जेक्टिव बना दो, तो 1/c² एप्सिलॉन नॉट, ऐसा आपका इक्वेशन निकलेगा। ओके, तो ये तो स्पीड होती है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो दैट L² T⁻², डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो दैट T⁻², और यहाँ पे हम लिख देते हैं m⁻1 L⁻³ T⁻4 और एम्पियर का यहाँ पे है स्क्वायर। देखिए कि भाई m⁻1 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो m1, और यहाँ पे L2 है और L⁻³ है, तो L⁻1 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा L1। देन आप T काम करते हैं कि भाई यहाँ पे T⁻² है और T⁻4 है, तो T⁻² हो जाएगा -2 और A⁻², ऐसे उसका डायमेंशन निकला। ओके, तो आप देखें कि भाई बियो-सावर्ट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, तो डीबी का इक्वेशन म्यू नॉट IDL क्रॉस R अपॉन 4πr³ आपको मालूम हुआ, ठीक है। ओके, तो म्यू नॉट अपॉन 4π इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हैविंग द वैल्यूज 10⁻⁴, पर मैंने तो म्यू नॉट की 4π × 10⁻⁴ लिखी थी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इन फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस को हम बोल सकते हैं बाय म्यू नॉट, क्योंकि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो भी एक मीडियम पे डिपेंडेंट है, वो भी एक आपकी एक मीडियम पे डिपेंडेंट होती है। Okay, terms the mu naught is known as the magnetic permeability of the free space, where mu naught is equals to 4π × 10⁻⁷, और उसका हमने यूनिट भी निकाला था टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द म्यू नॉट, डायमेंशनल फॉर्मूला उसकी ऐसे निकलती है m1 L1 T⁻² A⁻²।
Direction of the magnetic field is produced due to the current carrying a straight wire and can be the by the following the rules, right hand thumb rules। मैंने आपको बताया था ना कि भाई करंट के डायरेक्शन में आपको थंब रखना है और आपकी फिगर बताए कि क्या आपकी डायरेक्शन गोइंग इनसाइड पेपर जा रही है या गोइंग इनसाइड आउटसाइड पेपर आ रही है, ठीक है। According to the right hand thumb rules, the gaps the wire is the current carrying the your right hand which the your extends the thumb is the pointing toward the direction current। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई pointing toward the direction current में आपका thumb रखना है। Then the fingers will curl around the direction if the magnetic field। Then after according to the Maxwell the screw rules भी होता है। If the imaging the right hand the screw place along the currents carrying the linear conductor be the rotated such that the screw is moving the direction of the flow of current, then the current of the rotation the thumb gives the direction of the magnetic field lines। देखो कि भाई सपोज के आपको यहाँ पे ऐसा कोई आपने एक कंडक्टर कंसीडर किया हुआ है, आपको डायरेक्शन कैसे इंडिकेट करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसमें से आपकी करंट जा रही है ऐसे, आई करंट आपकी ऐसी जा रही है, ठीक है। तो उसमें आप देखिए कि भाई उसकी अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे प्रोड्यूस होगी। ऐसे आपकी करंट जा रही है तो उसकी अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे प्रोड्यूस होती है, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ओके। देखिए कि भाई यहाँ पे आपका कोई एक पी पॉइंट अवेलेबल है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड दी गोइंग पेपर जा रही है कि भाई आउटसाइड गोइंग टू पेपर आ रही है। देखो आपका थंब ऐसे रखना है और आपकी फिगर ऐसे रखनी है, मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ था, ओके। तो वैसे आपकी फिगर यहाँ पे इनसाइड जा रही है तो उसका सिंबल होगा क्रॉस। देन आपने यहाँ पे आपने कोई एक क्यू पॉइंट कंसीडर किया हुआ है तो देखिए भाई आपका थंब ऐसे रखा हुआ है और आपकी फिगर ऐसे बाहर आ रही है तो यहाँ पे आपकी इसके इंडिकेशन डायग्राम में आएगा डॉट, ठीक है। अगर आपके पास कोई एक रिंग अवेलेबल है ऐसी, आपके पास कोई एक रिंग अवेलेबल है, ये जो मैंने रेड ड्रॉ की है ना एक कंडक्टर है, ठीक है। तो इसमें से देखिए भाई इसमें से करंट ऐसी जा रही है, आई करंट इसमें से ऐसी जा रही है तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मिस के कहाँ पे प्रोड्यूस होगी। देखिए कि भाई ऐसे आपको कोई एक रिंग दिया होगा तो रिंग में से आपको ऐसा रखना है, ऐसे आपकी एक रिंग है और आपका जो थंब है तो थंब आपकी इंडिकेट करती है भाई उसकी डायरेक्शन। तो देखिए कि भाई यहाँ पे आपको ऐसे दिया हुआ है तो आपकी मिस के आप देख सकते हो कि भाई आपकी जो फिगर आएगी ऐसे आपको करंट जा रहा है ऐसे, तो ऐसे आपका करंट जा रहा है तो आपका जो थंब इंडिकेट कर रहा है वो थंब मिस के आपके एक डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड गोइंग टू पेपर आ रही है तो आप ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ओके। तो ऐसे आपको मिस के दोनों रूल्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका कंडक्टर के सर्कुलर रिंग में दिया हुआ तो आपको ऐसे करना है तो आपका थंब मिस के इंडिकेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है, ओके। अगर आपका एक स्ट्रेट कंडक्टर दिया हुआ है तो आपका थंब को एक करंट की डायरेक्शन में रखना है और आपकी जो फिगर है फिगर का कलरिंग आपको बताएगा कि भाई कहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ओके। देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सर्कुलर करंट कॉइल लूप्स। ड्यू टू दी सर्कुलर करंट कॉइल लूप्स मैं यहाँ पे आपको एक डेरिवेशन बताने वाला नहीं हूँ बट मैं आपको फिगर में मैं आपको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पे क्या बताया हुआ है कौन सा न्यूमेरिकल है। देखिए कि भाई यहाँ पे आपने सर्कुलर रिंग आपने कंसिडर किया हुआ है, एनसीईआरटी में सभी आपको मिस के उसकी मैं करवाऊँगा उसका स्टेप में मैथमेटिकल स्टेप में करवाऊँगा बट मैं अभी आपको मैथमेटिकल स्टेप में नहीं करवाने वाला हूँ, ठीक है, ओके। ये सेंटर है तो सेंटर में से लेके यहाँ तक आपका पॉइंट पी है तो पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है वो डिस्टेंस है आर और यहाँ पे आपकी जो सर्कुलर रिंग है उसकी रेडियस है आर। तो यहाँ पे आपने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया तो इसमें से आप ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ऐसे यहाँ पे फाइंड आउट होगा और इसके परपेंडिकुलर ऐसे यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है। देन आपने ऐसे ही आप ऐसे यहाँ पे एक इंडिकेट करेंगे तो ऐसे होगा और यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलने वाली है डी बी। इन दोनों का दो वेक्टर आपको मिलेगा, ठीक है। और मैं सभी में आपको एक थियरिटिकल लेक्चर में एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल में सोल्व करके आपको दूंगा, ठीक है। बट अभी तो मैं ओनली फॉर इक्वेशन के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। देखिए कि भाई आपका जो फर्स्ट पोजीशन है इफ़ देयर इज अ सर्कुलर कॉइल रिंग इज रेडियस आर इन नंबर ऑफ द टर्न्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और आपकी करंट की डायरेक्शन कोई भी एक आपको कंसिडर करने के भाई ऐसे यहाँ पे करंट जा रही है। देखो भाई ऐसे आपकी करंट जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली आपको ऐसे सर्कुलर रिंग आपने ऐसी रखी हुई है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मिल रही है, ठीक है, ओके।
इफ देर इज अ सर्कुलर कॉइल इस द रेडियस इज कैपिटल आर, तो आप यहाँ पे देख रहे हो इसकी रेडियस मैंने कैपिटल आर इंडिकेट की हुई है, उसका नंबर ऑफ एन टर्न्स अवेलेबल है, कैरिंग द करंट आई थ्रू द टर्न्स, देन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल्स। आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। अगर आपका पॉइंट पी यहाँ पे था तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इक्वेशन है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इक्वेशन बनता है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वेयर, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वेयर अपॉन 2 आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर रेस टू 3/2, ऐसा यहाँ पे इक्वेशन आता है। ठीक है, अगर ऑन दी एक्सिस पे हो तब बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वेयर 2 आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर रेस टू 3/2, दिस इज ऑन दी एक्सिस पे पॉइंट आपने कंसिडर किया हुआ है। बट अभी आपका पॉइंट पी यहाँ पे नहीं है, बट आपका पॉइंट है सेंटर पे। अगर सेंटर पे होता तो आर की वैल्यू क्या आ जाती है, आर इज इक्वल टू 0। ए वाला इक्वेशन में आप आर इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वेयर अपॉन 2, ये तो 0 हो गया। देन आप उसका रूट मीन्स के 2 कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ पे 2r क्यूब निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, म्यू नॉट एन आई, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर और क्यूब ये कैंसिल आउट हो गए तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ऐसा आपको इक्वेशन मिला ऑन द सेंटर। ऑन द सेंटर में आपको ऐसा इक्वेशन मिला। ठीक है, अगर आपको कोई एक सर्कुलर रिंग में आके एक आपकी सर्कुलर रिंग नहीं दी हुई है, कोई ऐसा आपको दिया हुआ है, ऐसा तो ये जो एंगल बन रही है, ये एंगल आपकी मिस के 2πr नहीं है, आपकी एक एंगल मिस के 2πr आपकी कंप्लीट नहीं है। ये कोई एंगल बना रही है कि भाई थीटा एंगल बना रही है। अगर आप एज्यूम कर लो कि भाई आपका एक सर्कुलर रिंग ऐसा है, आपका एक पूरा सर्कुलर रिंग ऐसा है, 1 नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिया हुआ है, तब आपका इक्वेशन क्या आता है, एट द सेंटर पे, तब आपका इक्वेशन आता है एट द सेंटर पे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ए वाला इक्वेशन। बट यहाँ पे एंगल थीटा दिया हुआ है तो एक नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, आपका नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, एक कंप्लीट नहीं है। नंबर ऑफ टर्न्स कंप्लीट कब होता है, भाई उसकी रेडियस है r, तो उसका नंबर ऑफ टर्न्स कंप्लीट होता है 2πr, इसके उसका सरकमफेरेंस 1 होगा तब उसका नंबर ऑफ टर्न्स होता है 1। ठीक है, बट यहाँ पे आपको मीन्स के थीटा एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, आपका एंगल थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तब कितना आएगा, मीन्स का आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो थीटा अपॉन 2πr आपको करना पड़ेगा। ठीक है, थीटा अपॉन 2πr, तो उसका एंगल ओनली एंगल के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो उसका एंगल ओनली फॉर थीटा होगा, तो यहाँ पे हम थीटा ही रखेंगे, तो थीटा अपॉन 2π चला है। तो आपको ऐसा इक्वेशन निकला, यहाँ पे आपको n इज इक्वल टू लिखना है थीटा अपॉन 2π। देखिए यहाँ पे इफ देयर मीन्स के ये आपका इक्वेशन है भाई एट दी सेंटर ऑफ द कॉइल, तो आप मैंने जो दूसरा वाला इक्वेशन आपको यहाँ पे बताया था म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ए वाला इक्वेशन। ठीक है, then after if there is a circular arc of the wire is a substance and angle the theta at the center of arc, then the magnetic field at the center point, उसकी मैग्नेटिक फील्ड आपको सेंटर पॉइंट में फाइंड आउट करनी है और उसका एंगल आपको दिया हुआ है थीटा एंगल। ऐसा कोई आपको कॉइल दी हुई है, कोई हाफ कॉइल दे रखी है। ठीक है, तो ये एंगल आपको बताना, ये एंगल आपको फाइंड आउट कर लेना है। तो ये आपका इक्वेशन निकलेगा भाई सेंटर जैसा ही है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, बट नंबर ऑफ टर्न्स आप एक नहीं ले सकते हो ना, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी एक भी कंप्लीट नहीं है। तो कितना है कि भाई थीटा अपन 2π हम ले लेते हैं, टोटल एंगल हमारा 2π होता है। एक सर्कुलर कॉइल का मीन्स एक ऐसी सर्कुलर कॉइल है उसका टोटल एंगल होता है 2π। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा अपॉन 2π आएगा, तो आपका एक नंबर ऑफ टर्न्स कंप्लीट करने के लिए एंगल की रिक्वायरमेंट है 2π, बट यहाँ पे आपको एक भी नहीं दिया हुआ है, आपका एंगल दिया हुआ है थीटा, तो कितना होगा कि भाई थीटा अपॉन 2π, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो थीटा अपॉन 2π, तो यहाँ से मैंने थीटा अपॉन 2π को मीन्स के मल्टीप्लिकेशन करवा दिया। नेक्स्ट देखिए कि भाई एट अ पॉइंट द सिचुएशन एट द डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग द सर्कुलर कॉइल अलोंग इट्स एक्सियल लाइन्स, द मैग्नेटिक फील्ड इज ओके अलोंग इन द एक्सियल लाइन्स, मीन्स के उसकी हम बातचीत कर रहे हैं। जो मैंने फर्स्ट वाला जो इक्वेशन लिखा है वो आपको याद ही रख लेना है। ठीक है, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वेयर अपॉन 2r स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर रेज़ टू 3/2, आप उसको एनसीईआरटी के बुक में और मेरे मिस के फोर्थ चैप्टर का मैंने न्यूमेरिकल का मैं फोर्थ चैप्टर तक नहीं पहुंचा हूँ, मेरा चैप्टर चल रहा है एक सेकेंड। ठीक है, जब मैं फोर्थ चैप्टर में पहुंच जाऊँगा तो उसका मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगा। बट आपको अभी मैंने जो बोर्ड का मेरे जो स्टूडेंट है उसको मालूम ही होगा कि भाई ऐसे कैसे मैंने इक्वेशन निकाला था। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पर इक्वेशन निकालना है, वो आप एक बार देख लेना। देन आफ्टर आपको नहीं मालूम पड़ता
तब मुझे कमेंट में इसके मैसेज कर देना कि भाई वो भी मैं करवा दूंगा तब, ठीक है। ओके, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 3/2 ऐसा आपको इक्वेशन निकला। और दूसरी आपने क्या कंडीशन देखा कि भाई आपका जो है डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस आर इज अ मैक्सिमम इज कंपेरिजन टू और योर रेडियस मीन्स के उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई आपकी जो सर्कुलर कॉइल आपने कंसिडर की हुई है दिस इज़ अ वेरी स्मॉल, तो उसकी रेडियस वेरी स्मॉल होगी और उसकी कंपैरिजन में आपका डिस्टेंस बहुत लार्ज होता। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि मैं ए वाला इक्वेशन में मैं सेटिस्फाई करके देता हूँ कि भाई आपको आर को निगलेक्ट कर देना है, आपका आर को निगलेक्ट कर देना है। अगर आप आर को निगलेक्ट कर देंगे तो आपका इक्वेशन ऐसे निकलेगा कि भाई बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे आपको आर को नहीं लिखना है, आर नहीं लिखना है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा भाई आर क्यूब, ऐसा यहाँ पे आपको इक्वेशन निकलेगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो कि भाई कोई ऐसा है कि भाई आपकी जो आर की वैल्यू है ना, आर की वैल्यू 1000 मीटर है, कितनी है 1000 मीटर, और आपकी स्मॉल आर की वैल्यू है ओनली फॉर 1 मीटर। तो देखिए उस दोनों के कंपेरिजन में आप देखिए कि भाई उसको एडिशन हम करेंगे या नहीं करेंगे। आर स्क्वायर का मीन्स के हम स्क्वायर करते हैं तो उसका होता है भाई 1 वैल्यू, और उसका हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी हो जाती है 10⁻⁶। तो 10⁻⁶ में हम 1 ऐड करें या ना करें, हमारी कोई वैल्यू में कोई चेंजेस आता नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे आर को क्या कर दिया भाई नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब आपका ऐसा इक्वेशन मिलेगा, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। व्हाट इज आर? आर इज इक्वल कैपिटल आर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल एंड स्मॉल आर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द कॉइल टू गिवन पॉइंट्स, ठीक है। ओके, ध्यान आपका हमारा टॉपिक है भाई एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या बताती है, एक क्लोज लूप बनाती है। एम्पियर लूप हमको कंसिडर करनी है। कैसी एम्पियर लूप? देखिए कि भाई हमने यहाँ पे कोई ऐसा आपको दिया हुआ है, बहुत सारे कंडक्टर दिए हुए हैं, इसमें से कोई करंट जा रही है I1, इसमें से करंट एंटर हो रही है I2, इसमें से करंट आउटवर्ड जा रही है I3, ठीक है। ये सभी सारा कंडक्टर है, तो उसकी अराउंड मैंने ऐसी एक यहाँ पे लूप बना दिया। वो लूप को हम बोल सकते हैं भाई एम्पियर सर्कुलर लूप। तो एम्पियर सर्कुलर लूप का जो यहाँ पे मिस के यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा B, और आपने एक स्मॉल लेंथ कंसिडर की तो B इंटू DL। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो कितनी होती है कि भाई उसकी इनसाइड कितना करंट एलिमेंट है, ख्याल आया। तो उसने ऐसा रूल्स बताया कि भाई क्लोज इंटीग्रेशन B इंटू DL इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। समेशन ऑफ आई का क्या मीनिंग होता है कि आपकी क्लोज लूप की इनसाइड कितना करंट एलिमेंट अवेलेबल है वो आपको समेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे साइन इंडिकेटर करनी है कि भाई आपकी करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको आप साइन इंडिकेटर कर सकते हो। सपोज कि मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि भाई आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उसको मैं ले लेता हूँ पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो उसको मैं ले लेता हूँ नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई I1 प्लस I3 माइनस I2, ऐसे आपका समेशन ऑफ आई फाइंड आउट होगा। आपको ओनली फॉर करंट कौन सा कंसीडर करना है भाई इनसाइड क्लोज लूप का ही कंसीडर करना है। ऐसा आउटसाइड में कोई आपको इंडक्टर मीन्स के कंडक्टर दिया हुआ है तो उसका करंट है I4, और यहाँ पे भी कंडक्टर दिया हुआ है उसका करंट है I5, बट ये दोनों आपको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि वो एक एम्पियर सर्कुलर लूप की क्लोज लूप में नहीं प्रेजेंट है, ख्याल आया। तो एक क्लोज लूप में नहीं है, इसलिए आपको उसको दोनों को आपको नहीं देना है, ओनली फॉर आपको लेना है I1 I2 और I3 का। तो I1 प्लस I3 एंड माइनस I2, ठीक है। दिस इज द समेशन ऑफ I। तो ऐसे आपको मीन्स के उसका एम्पियर सर्कुलर लूप मीन्स के एम्पियर ने बताया कि भाई ऐसे आप उसकी करंट मैग्नेटिक फील्ड आप फाइंड आउट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्कुलर लॉ। द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B अराउंड द अनदर क्लोज पाथ इज इक्वल्स टू, उसको हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, क्योंकि B इंटू DL है, और I इंटू DL को हम क्या बोलते हैं भाई करंट एलिमेंट बोलते हैं, और B इंटू DL को हम बोलते हैं भाई मैग्नेटिक इंडिकेटर, ठीक है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्कुलर लॉ the line integral of the magnetic field B around any closed path is equals to mu naught times the current I is a threading through the area enclosed by the closed path mathematically। तो आपको इसमें से जितना पाए आपका करंट जा रही है उसको मैथमेटिकली आपको एल्जेब्रिक एडिशन करके आपको लेना है, ठीक है। तो ऐसे आपका इक्वेशन निकलेगा समेशन ऑफ I1 प्लस I3 प्लस माइनस I1, ऐसे आपको कंसिडर करना है।